नहीं, वादी में तो रोबोटिक सर्जरी नहीं इक्विपमेंट जो है काफ़ी महँगा होता है। ये फ्यूचर ऑफ सर्जरीज़ रोबोटिक सर्जरी समझते हैं कि फ्यूचर में डेफ़िनेटली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कोई ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं हम नहीं करेंगे। जो रोबोटिक सर्जरी का जो रुझान है वो अब शुरू हो चुका है, तो उससे मेडिकल साइंस में एक नया इनकलाब देखने को मिल रहा है। तो ये जो रोबोटिक सर्जरी है, ये क्या है और क्या कश्मीर में इसका कोई रुझान है अभी ये यहाँ पे होती है? इस सिलसिले में हमारे साथ तफ़सीलन गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सैयद आसिफ इकबाल साहब। सबसे पहले आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो आप ये बताइए पहले कि रोबोटिक सर्जरी है क्या? रोबोटिक सर्जरी मैं आपको बताऊँ एक फॉर्म ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है जिसमें पेशेंट को जो नॉर्मल कन्वेंशनल ओपन सर्जरी में चीरा लगता था वो चीरा नहीं लगता है। 3-4 छोटे-छोटे होल्स हो जाते हैं जिससे इंस्ट्रूमेंट अंदर जाते हैं और उसी चीज़ से सर्जरी होती है। अंदर से सर्जरी सेम होती है लेकिन पेशेंट को स्कार नहीं आता, पेन नहीं होता है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, वुंड इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, अस्पताल से ज़्यादा जल्दी वो डिस्चार्ज हो सकता है और पेन मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट कम रहती है, एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट कम रहती है। बेसिकली रोबोटिक सर्जरी होती क्या है, इसमें ये एक रोबोट होता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पेशेंट कार्ट होती है जो पेशेंट के पास रहती है, दूसरा सर्जन कंसोल होता है जहाँ पे सर्जन अलग से बैठता है और सर्जन का कंसोल और जो पेशेंट कार्ट है ये केबल से कनेक्टेड होती है। टेबल पे जो पेशेंट लेटा रहता है ऑपरेशन में उसके पास पेशेंट कार्ट के थ्रू इंस्ट्रूमेंट छोटे-छोटे होल्स 3 या 4 छोटे-छोटे होल्स से अंदर जाता है और सर्जन अपना सर्जन कंसोल में बैठता है, मतलब इन अ फॉर्म ऑफ रिमोट कंट्रोल से वो सर्जरी होती है। करता सर्जन है लेकिन सर्जन पेशेंट के पास नहीं बैठता, पेशेंट से दूर बैठता है, कुर्सी में आराम से बैठता है और वो अपना जो हाथ वहाँ पे कंसोल में एक बार जो अपना सर रखता है, फिर अपने हाथ चलाता है। जैसे वो हाथ की मूवमेंट अपना करना चाहता है, वो रिमोट कंट्रोल से इंस्ट्रूमेंट की जो मूवमेंट है पेशेंट के अंदर जो होता है, वैसी मूवमेंट होती है और इसको हम रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। क्या हम इस तरह से ये रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब दिल्ली में बैठे हैं और हम कश्मीर में कर सकते हैं थिएटर पे, स्क्रीन पे, इस तरह से? अभी इस तरह जो से वर्चुअली क्या कर सकते हैं इसको? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो पहली रोबोटिक सर्जरी हुई थी वो हम उसको कहते हैं ट्रांस अटलांटिक सर्जरी। उसमें क्या हुआ था, पहले यूके में सर्जन था और पेशेंट था अमेरिका में। तो सर्जन को जो कंसोल था वो कंसोल में यूके में बैठ के अपना इंस्ट्रूमेंट अपना हाथ हिला रहा था और सर्जरी हो रही थी अमेरिका में। हाँ, अब ये यहाँ पे भी पॉसिबल है, यहाँ पे इस टाइम तो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम दिल्ली में, हो सकता है फ्यूचर में हो सकता है कि कोई दिल्ली में बैठ के सर्जन कश्मीर में सर्जरी हो सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा अभी अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। जो ओपन सर्जरी में या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बिल्कुल पेशेंट के बगल में खड़े रहना पड़ता है सर्जन को, वैसी बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ सर्जन अपने कंफर्ट में कुर्सी में बैठ के सर्जरी करता है। क्या वादी कश्मीर में इसका कोई कंसेप्ट है अभी यहाँ पे हो रही है ये सर्जरी? नहीं, वादी में तो रोबोटिक सर्जरी नहीं होती है यहाँ पे। इसका मतलब जो मैंने आपको बताया इक्विपमेंट जो है काफ़ी महंगा होता है इसका, जो इसलिए मेरे ख्याल से जो सरकारी अस्पताल या प्राइवेट सेटअप्स हैं उन्होंने अभी यहाँ पे रोबोट प्रोक्योर नहीं किया है। बट हम समझते हैं कि फ्यूचर में डेफिनेटली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कोई ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं हम नहीं करेंगे। जैसे कॉस्ट कटने इसका डाउन होगा या कुछ होगा, जो सरकारी अस्पताल में गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी तो इसको तो आना ही आना है। ये फ्यूचर ऑफ सर्जरीज रोबोटिक सर्जरी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये कश्मीर में नहीं आएगा। फ्यूचर में कब आएगा वो कहना मुश्किल है। तो अभी आप कहाँ पे कर रहे हैं सर? मैं अभी जो काम करता हूँ, अभी मैं BLK मैक्स पूसा रोड न्यू दिल्ली करोल बाग में मैं काम करता हूँ एज एसोसिएट डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्विसेज। वहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो कब से कर रहे हैं और आपकी एक्सपीरियंस क्या है सर उसके? मैं उससे पहले मैंने जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की है, मैं 2012 से मैंने सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ज्वाइन की है। मैं राजीव गांधी में 10 साल तक वहाँ पे काम किया है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी। उसके बाद मैंने वहाँ से BLK मैक्स जो है वहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। तो क्या लगता है आपको, जैसे कि आप जैसे होनहार डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत है यहाँ पे वादी कश्मीर में, क्योंकि अभी इसका कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। जब होगा, जब गवर्नमेंट इसको अमलाएगी तब तो आपको ही यहाँ पे करना है, आप लोगों को ही देखना है। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से अभी तक जो है यहाँ पे लोगों की खिदमत कैसे शुरू करोगे पहले आप? जैसे कि आप कोई कंसल्टेशन का कोई प्रोग्राम रखा है आपने कि लोगों की खिदमत जो है यहीं से शुरू करें? डेफिनेटली हमारा तो प्लान ही यही है कि जब भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी हो जाए उस टाइम तो वो
बाद की बात है, हम तो उसमें नहीं कह सकते कि कब यहाँ पे रोबोट आएगा, कब क्या। लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है लोगों को अवेयर कराना, हमारा फ़र्ज़ है कि लोगों को अवेयर करना। ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो कंट्री में अवेलेबल है, और लोगों को इस बारे में जब इन्फॉर्मेशन होगी तो हो सकता है सरकार से भी दरख्वास्त करेंगे कि हमारी स्टेट में भी रोबोट आए। लेकिन तब तक, जब तक वो चीज़ें आएगी, हमारा फ़र्ज़ है कि लोगों को इन्फॉर्म करना कि रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कोई अफ़ोर्ड कर सकता है। जब अगर किसी पेशेंट को पता ही नहीं है ऐसी कोई चीज़ है तो वो करेगा क्या? मेरे को नहीं लगता। अक्सर यहाँ पे लोगों को ये पता है कि गले में निशान लगने से पहले कि गले में थायराइड उनका बाहर निकल सकता है, उनको पता नहीं है। अगर उनको पता होगा तो आई थिंक, मुझे लगता है कि वो किसी भी हद तक उसके लिए कराने के लिए जाएंगे, अगर लोगों को पता होगी ये चीज़। सिमिलरली, अगर किसी का कोलन का कैंसर है, किसी का स्टमक का कैंसर है, किसी का रेक्टम का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, किडनी का कैंसर है, जो कि बिना चीरा फाड़ी करके भी ये उनका ऑपरेशन हो सकता है, और बिल्कुल ऑपरेशन ओपन से बेहतर होगा। नेचुरली कोई छोटी से छोटी चीज़ जो उसको बचानी है, तो वो बचाने में ज़्यादा सक्सेसफुल होने के उसके चांसेस रोबोट पे हैं रादर देन ओपन सर्जरी पे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे अल्टीमेटली जो हैं बेनिफिट्स पेशेंट के लिए हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर हम पेशेंट की अवेयरनेस बढ़ा दें कि ये उसको फ़ायदा हो सकता है, तो ज़्यादातर लोग चूज़ करेंगे कि रोबोटिक सर्जरी ही उनकी हो रादर देन ओपन सर्जरी हो। ये हम देखते हैं कि आए रोज़ यहाँ पे कैंसर्स के जो मामला है वो ज़्यादा सामने आ रहा है, वो बढ़ भी रहा है। तो क्या कारण है, क्या वजह है कि कश्मीर में इतने सारे कैंसर्स के पेशेंट जो हैं वो मामला सामने आते हैं? तो ये क्या वजह है? जी, कश्मीर में कैंसर क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें मेरे नज़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक रिस्क फैक्टर, किसी एक चीज़ को तो पॉइंट नहीं कर सकते कि इसकी वजह से हुआ है। हाँ, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कश्मीरियों के जो खाने के आदात हैं, उसमें मुझे लगता है उनका बहुत बड़ा हाथ है। जो हमारा स्मोक्ड सॉल्टेड फूड है, जो हम मतलब भुन के जो मतलब मीट लेते हैं, तुजमास, जो हमको आदत कश्मीरी में सिक तुज कहते हैं। और जो ज़्यादातर हमारा डाइट नॉन वेजिटेरियन बेस्ड है, उसमें रेड मीट स्पेशली जो हम ज़्यादा लेते हैं, और मसाले और नूनी चाय वगैरह, ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसीज के रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, उनका मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं ये। इसलिए हमको लगता है कि कश्मीर में, जैसे कि मैं मुल्क के दूसरे स्टेट्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, मतलब स्टमक या कोलन या रेक्टम या इसोफेगस का कैंसर इसलिए कॉमन नहीं है कि उनका खाना इस हिसाब से ज़्यादातर मोस्टली वेजिटेरियन खाना रहता है, तो उनकी जो इंसिडेंस है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स की कम है एज़ कम्पेयर टू कशे या कोलन का कैंसर है, जो कि हम फाइबर कम लेते हैं, हमारी डाइट में बिल्कुल वेस्टर्नाइजेशन आई है। जंक फूड ले लीजिए या रेड मीट ले लीजिए, या कम फाइबर की, मतलब हम सैलड वगैरह बिल्कुल कम यूज़ करते हैं। इसमें कंट्रीब्यूशन है कि हमारे जो स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स और ख़ास करके गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन कैंसर्स कश्मीर में बढ़ रहे हैं। लास्ट में बताइए, लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी इस हवाले से कि कैंसर की तादाद वो कम हो जाए? सबसे पहले हम तो ये कहेंगे कि स्मोकिंग और जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं स्पेशली खाने के हवाले से, मैं ये नहीं करूँगा कि हम बिल्कुल ही अपना मतलब खाने का तरीका बिल्कुल बदल लें, लेकिन उसमें मतलब फ़र्क लाने की, मतलब कमी लाने की ज़रूरत है। जो हम बिल्कुल हर दिन या मतलब हफ्ते में जितना भी हमारा रेड मीट स्पेशली जो रहता है, उसे रेड मीट कम करें, मसाले कम करें, जो नून चाय है या सिक तुज, उसको एटलीस्ट थोड़ा सा कम कर लें। स्मोकिंग तो हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अब कश्मीर में भी काफ़ी सारा पोल्यूशन आ गया है, वो भी मतलब काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं स्पेशली लंग्स के हवाले से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सैयद आसिफ इकबाल, जो हैं सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और ख़ासकर ये रोबोटिक सर्जरी में माहिर है और बाहर कई अस्पतालों में काम कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि जो यहाँ पे रहन सहन या खाने पीने में जो तब्दीलियाँ हैं, उसकी वजह से यहाँ पे कैंसर्स की जो बढ़ती तादाद है वो उसका सबब है। और ख़ासकर ये जो रोबोटिक सर्जरी के बारे में जो इन्होंने कहा कि यहाँ पे अभी इसका कंसेप्ट नहीं है, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में यहाँ पे भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है वो मंजर आम पे आएगी और ऐसे होनहार डॉक्टर्स की जो है यहाँ पे ज़रूरत होगी, और तब जाके यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ के मरीज़ हैं, उनको काफ़ी राहत मिलेगी। मीर इशफाक, ईटीवी भारत, अनंतनाग।